अभी सीएमआई का एक रिपोर्ट जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका एक रिपोर्ट आया है कि हमारा देश में ये लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद 14 करोड़ मजदूर अपना काम खो गए हैं, अपना नौकरी खो गए हैं, बेरोजगार बन गए हैं। और उनका सरकार पूरा जो लॉकआउट कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, तो वो जो प्रवासी मजदूर है, ऐसा तो ये समस्या जो है सिर्फ प्रवासी मजदूर का ही नहीं है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो स्थायी मजदूर हो, लोकल मजदूर हो या प्रवासी मजदूर हो, उनका नौकरी गया है। और उनका सरकार तो उससे पहले आदेश दिया था कि एक डायरेक्टिव दिया था कि फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको नौकरी से छटनी नहीं करना चाहिए, उनको वेतन देना चाहिए। और अगर कोई मजदूर छुट्टी में है, वो लॉकडाउन के वजह से काम करने के लिए नहीं आ पा रहा है, तो उनको भी ऐसा समझना है कि वो ड्यूटी में है और उनको वेतन मिलना चाहिए। और कोई घर का मालिक उनको घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए। ये सारा जो एडवाइजरीज है, डायरेक्टिव्स है, ये सारा सरकार एक आदेश निकाला है, लेकिन उसको कोई भी माना नहीं है। और घर का जो मालिक लोग हैं, जब इनका नौकरी चला गया, तो वो जब मार्च महीने के बाद वो किराया नहीं दे पाए हैं, देने के स्थिति में नहीं है, तो उनको घर से निकाल दिया गया और उनका वेतन नहीं मिला। बहुत सारे मजदूरों को, लगभग 90% मजदूरों को मार्च महीने का वेतन भी नहीं मिला है, जबकि मार्च 24 तारीख तक वो लोग काम में थे, लेकिन वो उनका मार्च महीने का भी वेतन नहीं मिला। और बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री में भी अप्रैल का वेतन तो मिला ही नहीं है। और सरकार जो आदेश दिया है, कुछ मालिक लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सरकार इसको आदेश को वापस ले लिया है कि ये देना चाहिए। जो आदेश था वो भी वापस ले लिया कि सिर्फ वो 54 दिन का वो था और वो आदेश भी पालन नहीं हुआ है। तो ये स्थिति मजदूर का, जो हमारा देश का दौलत पैदा करते हैं, हमारा देश का दौलत पैदा करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, खेत मजदूर है, और ये सारा जो लोग हमारा देश का दौलत पैदा करते हैं, अभी तक वो एक मान्यता के साथ वो अपना जिंदगी वो ये कर रहे थे, एक प्राइड के साथ कि हम कुछ पैरासाइट नहीं है, हम किसी का ऊपर आधारित नहीं है, हम काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और हम देश का एक प्रोडक्शन में, उत्पादन में हम हिस्सा लेते हैं। ये जो एक प्राइड के साथ, एक डिग्निटी के साथ वो अपना जिंदगी गुजार रहे थे, वो अचानक सडनली उनका कुछ भी नहीं है। वो अपना खाने के लिए किसी और का और देखना पड़ रहा था, क्योंकि मालिक पैसा नहीं दिया खाने के लिए। ये नहीं है तो कौन खाना देगा, शाम का खाना कहाँ से मिलेगा, कल का खाना कहाँ से मिलेगा, ऐसा स्थिति में वो पड़ गए हैं। और सरकार जो बताया गया है, जो अनुभव भी है अलग अलग देशों का, और जो करना चाहिए कि लॉकडाउन किसके लिए, लॉकडाउन तो महामारी को मारने के लिए नहीं है, महामारी को ख़त्म करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसको रोकने के लिए, ताकि बाकी जो तैयारी है वो सरकार इस समय में करेगा। मतलब जिसका टेस्ट करके, उसका आइडेंटिफाई करके किस कौन पॉजिटिव है, कोरोना का पॉजिटिव कौन है, उनको अलग से रखना, क्वारंटाइन में रखना, आइसोलेट करना, और ताकि बाकी लोगों को वो नहीं ये हो जाए। तो इसीलिए, लेकिन वो काम सरकार किया नहीं है। अभी भी हमारा देश में जो टेस्ट होता है वो बहुत ही कम है, और वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी सुविधा हमारा देश में अभी तक उसका नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब वो जो उनको ऐसा तो कोरोना के लिए ट्रीटमेंट नहीं है,
लेकिन उनका जो तकलीफ होगा, उनको बेड का सुविधा नहीं है, उनको जो वेंटिलेटर्स है उसका सुविधा नहीं है, और जो उनका सेवा कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर्स है, हमारा नर्सेस है, हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, एम्बुलेंस का ड्राइवर्स लोग है, ऐसा जो इनका देखभाल करते हैं, आशा है, ये सारा लोग हैं, उनके लिए उनका रक्षा के लिए जो देना चाहिए, ग्लव्स का कमी है, उनका ग्लव्स मास्क का कमी है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कमी है, तो ये सारा जो चीज़ है उसका तैयारी भी सरकार किया नहीं है। तो इसके अलावा हम तो बोलते हैं, जनरली अखबार में भी आता है, बहुत लोग भी बोलते हैं कि सरकार बिना तैयारी के ये ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री बिना तैयारी का ऐलान कर दिया है लॉकडाउन का। लेकिन ये तैयारी नहीं है, ये बात ठीक है, तैयारी किसका नहीं है? तैयारी लोगों के लिए नहीं है, लोग तैयार नहीं थे। लेकिन अभी ये जो लॉकडाउन के बाद सरकार जो जो कर रहे हैं, जो काम कर रही है, उसको अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये साफ हमको पता चलता है कि सरकार तैयारी किया है। कैसा तैयारी? किसके लिए तैयारी? ये तैयारी हमारा देश का बड़ा-बड़ा, देश का और विदेश का भी बड़ा-बड़ा पूंजीपति लोगों के लिए, बड़ा-बड़ा कॉरपोरेशंस के लिए, बड़ा-बड़ा व्यापारी लोगों के लिए, उनके लिए ये तैयारी किया है और लोगों के लिए नहीं। अगर हम देखेंगे नीति आयोग का जो सीईओ है, उन्होंने एक अखबार में लिखा है, वो क्या लिखा कि ये जो कोरोना लॉकडाउन का टाइम है, ये हमारे लिए एक नाउ और नेवर का सिचुएशन है। मतलब हमको जो सरकार का जो उदारीकरण का नीति है, जो रिफॉर्म्स बोलते हैं, सुधारीकरण बोलते हैं, वास्तव में वो सुधार का ये कुछ नहीं है, लेकिन जो रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो नीति लागू करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आज हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये जो बाकी रह गया है अभी तक, जो उदारीकरण का ये सुधारवादी नीति जो बोल रहे हैं, वो अगर आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसको पकड़ना चाहिए और ये सुधारवादी नीतियों को लागू करना चाहिए। ये उनका सुझाव था, नीति आयोग का सीईओ का ये था, और उसी को सरकार अभी लागू कर रही है। हम क्या देख रहे हैं आज? इस मौके पर जब करोड़ों मजदूर का नौकरी चला गया, प्रवासी मजदूर के अपना ना खाने के लिए वहाँ है, जहाँ काम कर रहे थे 10 साल 20 साल और भी ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोग कम, लेकिन इतना दिन से जहाँ काम कर रहे हैं उनका वहाँ काम नहीं है, आमदनी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ से घर जाने के लिए उनका कुछ भी रवाना के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। तो सरकार से बहुत बार ट्रेड यूनियंस ने मांगा है, डिमांड किया है, हम सब लोग सीआईटीयू, और सिर्फ सीआईटीयू नहीं, बाकी जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस है, जो साझा मोर्चा हमने बनाया है, उसका माध्यम से भी हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, श्रम मंत्री जी को लिखा है, वित्त मंत्री को भी हमने लिखा है, सबको लिखा है, बार बार लिखा है कि इन लोगों को कम से कम आप खाद्य सुरक्षा दो, उनका हाथ में कुछ पैसा दो, 7,500 रुपया हर महीने, कम से कम 3 महीने तक दो, और हर परिवार का हर सदस्य को 10 किलो अनाज दो। ये सारा हमने बार बार मांगा, और जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए आप सारा सुरक्षा का ये करते हुए, इंतज़ाम करते हुए उनको रेलगाड़ी में, क्योंकि बस में वो नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है, और उसमें ये जो दूरी बना के रखना, शारीरिक दूरी बना के रखना भी बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए आप रेलगाड़ी का इंतज़ाम करो और वहाँ ये सुरक्षा का सारा सुविधा
करते हुए उनको रास्ते में खाना पीना का भी आप इंतजाम करते हुए उनको घर भेजो, ये हमने बार बार लिखा है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं किया। तो यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में, अभी तो कम हो गया है जब से गाड़ी शुरू हुआ है, गाड़ी चलना शुरू हुआ, बहुत दबाव के बाद केंद्र सरकार ये गाड़ी चलाना शुरू किया, और उसमें भी पहले उनसे पैसा मांग रहा था। जब फिर उसका विरोध किया गया तब वो बोला कि राज्य सरकार को वो पैसा देना है। तो ये सारा, लेकिन उसका पहले हमने जो देखा, लाखों के संख्या में ये मजदूर पैदल चले पड़े। मतलब ये जो मजदूर है हमारा देश का संपदा का वो उत्पादन करते हैं, ये मजदूर अभी तक हम ये भी देखते हैं। आज आज जो अगर हम देखेंगे हर अखबार में, मीडिया में, सब जगह में आता है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर ऐसा जा रहे हैं, वो है, ये सब कुछ वो वास्तव है। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, हमको ये भी समझना पड़ेगा इसका पीछे कारण क्या है। ये लोग अभी तो कोरोना महामारी के वजह से जो लॉकडाउन किया गया, वो लॉकडाउन के वजह से उनका जो स्थिति है और भी खराब हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उससे पहले उनका स्थिति बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था? उसका पहले का क्या स्थिति था? उससे पहले भी हमारा देश में ये संकट चल रहा था, आर्थिक संकट चल रहा था। हमने देखा, हमने सुना कि बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री से लेकर जो कार बनाते हैं, मोटर व्हीकल बनाते हैं, मारुति से जैसे लेकर महिंद्रा और अलग अलग जो कंपनी है, वहाँ कार खरीदने वाले नहीं हैं, कार बेच नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वो कार का जो तैयारी कम कर दिया, 30% कार तैयारी कम कर दिया, और लगभग हजारों के संख्या में मजदूर को छटनी कर दिया। और एक आंकड़ा, एक एस्टिमेट था, अंदाजा था कि लगभग 10 लाख मजदूर जो ये गाड़ी बनाने का, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, वहाँ उनका छटनी हो जाएगा। उतना तक नहीं, जो हमारा गांव में गरीब लोग चाय के साथ खाते हैं बिस्कुट, 5 रुपया का पैकेट जो पार्ले कंपनी बना रहा था, वो कंपनी ने बताया कि आज हम गांव में वो बिस्किट पैकेट भी बेच नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम मजदूर को, 10,000 मजदूर को हम छटनी करने वाले हैं। ऐसा अलग अलग उद्योग में ऐसा हो रहा था ये लॉकडाउन से पहले भी। और ये मजदूर जो हम देख रहे हैं मीडिया में, पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चलते जा रहे हैं, कहाँ महाराष्ट्र से, कहाँ तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं, झारखंड, बंगाल, असम। तो ये लोग हैं, बच्चों को, छोटा बच्चों को लेकर, गर्भवती महिलाओं को लेकर पैदल जा रहे हैं। और हमने देखा रेल पट्टा के ऊपर वो सो रहे थे, उनका मौत हो गया। कई गांव तक पहुंच रहे हैं, फिर एग्जॉशन के वजह से थक गए हैं, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मर जाते हैं। ये सारा हम देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म का ऊपर मर रहे हैं। अभी रेलगाड़ी चलने के बाद 80 लोगों का रेलगाड़ी के अंदर मौत हो गया है। तो ये जो स्थिति है, ये उससे पहले भी उसका कंटिन्यूएशन है। उससे पहले भी उनका स्थिति ऐसा था, वो लॉकडाउन के वजह से और भी बुरा बन गया है। तो ये किस लिए हुआ है? ये लॉकडाउन में सरकार उनका कुछ भी राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया है, ये जो नीति आयोग का सीईओ जैसे बताया, उसको लागू करना शुरू कर दिया। और ये जो श्रम कानून बदलने का, जब मजदूर संकट में है, नौकरी नहीं है, तब सरकार आके ये श्रम कानून बदल के उनको पूरा जैसे दास बनाने का, ये है बंधुआ मजदूर बनाने का जैसा, उनको ये श्रम कानून में बदलाव ला रहा है। तो एक तो पहले से, लॉकडाउन से पहले से बीजेपी सरकार, अभी नहीं, उसका जो पहला चरण था वही उस समय से भी ये तय किया है बीजेपी सरकार कि ये जो हमारा देश में केंद्र स्तर का श्रम कानून है, 44 श्रम कानून, इसको कम करके 4 लेबर कोड बनाएंगे।
जो मजदूर का जो न्यूनतम वेतन का अधिकार देते हुए श्रम कानून है, जो हर महीना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, समान वेतन का जो कानून है, बोनस का कानून है, ऐसे ही अलग अलग कानून जो है, फैक्ट्री एक्ट है, संगठन बनाने का अधिकार देते हुए जो कानून है, जो अलग अलग कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कानून है, ये सारा जो कानून है सोशल सिक्योरिटी का, सभी खत्म करके 4 लेबर कोड बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। उसमें दोबारा सत्ता में आने के बाद उनको तो लगा है कि ज़्यादा सीट भी मिल गया, ज़्यादा वोट भी मिल गया, तो अभी हमको रोकने वाला कोई नहीं है, तो जो वेज कोड बिल है उसको पारित कर दिया। जो न्यूनतम वेतन का जो 15 हमारा जो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1957 में, वहाँ जो सुझाव गए हैं, रिकमेंडेशंस गए हैं, वो अभी तक लागू नहीं किया है, लेकिन एक आम समझ है कि वो जो क्राइटेरियन दिया है कि ये सारा होना चाहिए, न्यूनतम वेतन जब फिक्स करेंगे कि कितना खाना मिलना चाहिए एक परिवार को, कितना कपड़ा मिलना चाहिए, कैसा घर में रहना चाहिए, इस सारे के लिए कितना पैसा खर्च होगा, ताकि वो आज खाएगा, आज सोएगा, आज कम से कम एक स्थिति में रहेगा, तो कल जाकर वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। ऐसा स्थिति के लिए उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, ये सारा एक मतलब सबका एक समझ बना है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना है, उसका कोई भी जिक्र नहीं है न्यूनतम वेतन का। और न्यूनतम वेतन सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया डिसाइड करने के लिए क्या क्राइटेरियन होना चाहिए, जबकि ये सारा पहले से है, सभी सरकार मानते आ रहे थे, हालांकि लागू नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको चेंज करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया। और वो एक्सपर्ट कमेटी जो सुझाव दिया है, जो रिकमेंडेशंस दिया है, उसका भी पूरा नज़रअंदाज कर दिया, और न्यूनतम वेतन का एक फ्लोर लेवल, मतलब जमीनी स्तर का एक न्यूनतम वेतन, उससे कम जाना ही नहीं हो सकता है, तो उसका एक फिक्स कर दिया कि 178 रुपया होना चाहिए। लेकिन इतना, मतलब जबकि हम मांग कर रहे हैं सभी ट्रेड यूनियन, और केंद्र सरकार भी इसको माना है, बीजेपी का केंद्र सरकार, कि उस समय 2015 में न्यूनतम वेतन 18,000 होना चाहिए, लेकिन अभी जो किया है कि 178 का न्यूनतम वेतन, फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन करके फिक्स किया है। तो अभी ये लॉकडाउन के बाद उसको 200, मनरेगा का वेतन 202 किया है, तो ये न्यूनतम वेतन उनको नहीं मिल रहा है। और अभी बाकी वो तो कोड ऑन वेजेस बिल पारित कर दिया, अभी जो लॉकडाउन के टाइम में बाकी जो 3 बाकी कोड्स हैं, जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस है, ये तीनों कोड को भी कैसे ना किसी तरह से उसको लागू करने का कोशिश किया है। अखबार में आया था, टीवी में आया था कि या ऑर्डिनेंस के माध्यम से या कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार इसको लागू करना चाहता है। अगर ये लागू होता है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है कि मजदूर को संगठन नहीं बना पाएगा, मजदूर संगठन बनाया भी है तो वो संघर्ष में नहीं जा पाएगा, हड़ताल में नहीं जा पाएगा, कुछ भी नहीं है, वो मालिक जैसा बने। और मालिकों को मजदूर को भर्ती करने का या निकालने का, हायर एंड फायर, चाहे तो वो उसको काम दे सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको काम से निकाल सकते हैं। ये अधिकार, मतलब मालिक लोगों का अधिकार बढ़ाने के लिए मजदूर का जो लड़ के, हमको ये याद रखना चाहिए कि मजदूर का किसी भी एक छोटा सा भी अधिकार मजदूर को मुफ्त में नहीं मिला, या मालिक या सरकार कोई भी उसको कुछ भी नहीं दिया, जो भी छोटा सा भी सुविधा मिला है तो वह मजदूर अपना ताकत के माध्यम से, अपना संगठित ताकत के माध्यम से, अपना एकता के साथ वो संघर्ष करके उसको पाया है। और ऐसा जो कुर्बानी देकर जो अधिकार, जो हक मजदूर पाया है, वो सारा खत्म करने के लिए
सरकार, बीजेपी सरकार कोशिश किया है और उसी को अभी लॉकडाउन के टाइम में उसको लागू करने का कोशिश कर, लेकिन ये नहीं किया। सरकार का पहले जो पार्लियामेंट में पारित करना चाहता था, नहीं कर पाया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को वो रिफर करना पड़ा और उनका ऊपर दबाव डाला। इसी लॉकडाउन के टाइम में आप रिपोर्ट दे दो, तो वो लोग रिपोर्ट दे दिया। अभी सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है उसका रिपोर्ट देना बाकी है, बाकी रिपोर्ट दे दिया है। हम तो अपना जो विरोध उसमें दर्ज किया है, वो एक बात है। जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स, हमारा एलमारम करीम है, हमारा सेक्रेटरी है सीआईटीयू का, वो दर्ज किया है। लेकिन ये जब करने, इसके साथ साथ केंद्र जो अलग अलग राज्यों में, खास करके जहाँ बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ सरकार ये ऐलान कर दिया कि हम, उत्तर प्रदेश ने बोला कि हम 3 साल तक 38 श्रम कानून जो है वो सारा हम उसको स्थगित कर देते हैं। मजदूर उसको एग्जेम्प्ट, मालिक लोगों को उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप उसको लागू नहीं करने से भी चलेगा, एग्जेम्प्ट है, आप करना नहीं है। वैसे ही मध्य प्रदेश का सरकार बोला हम भी ऐसे ही करेंगे, 1000 दिन के लिए हम ये सारा स्थगित कर देंगे। गुजरात सरकार ने बोला कि हम 1200 दिन के लिए ये कर देंगे। काम करने का घंटा बढ़ा दिया है, कहीं 12 घंटा, 8 घंटा से लेकर 12 घंटा कर दिया। कर्नाटक में 10 घंटा कर दिया। वहाँ भी ये सारे करना चाहते थे, लेकिन जब वहाँ बहुत बड़ा सारे संगठन मिलके विरोध किया है तो उनको थोड़ा सा रुकना पड़ा है। लेकिन श्रम का काम करने का जो घंटा है उसको 10 कर दिया। और ये सारा ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ये काम कर रहे, इसका पूरा समर्थन केंद्र सरकार का है। और उससे पहले ही केंद्र सरकार का लेबर सेक्रेटरी ने भी लिखा है कि आप देखो, काम करने का घंटा बढ़ाने के बारे में, बाकी ये सारा जो है उसको लागू करने के बारे में सोचो, ये करो। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय से, केंद्र सरकार का, उनका आशीर्वाद से, उनका समर्थन से राज्य स्तर पे ये लागू हो रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार था, वहीं भी कांग्रेस सरकार है अभी भी, वहाँ भी यही कोशिश चल रहा है और कुछ किया भी है, काम करने का घंटा भी बढ़ाया है। पंजाब में भी ये बढ़ा दिया है। और पंजाब में जो सरकारी वहाँ का मजदूर का जो डीए का अनाउंस किया, नोटिफिकेशन दिया कि डीए बढ़ाने के बारे में, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको वापस ले दिया है। मतलब मजदूर का हर रोज जो 100 रुपया का बढ़ोतरी होना चाहिए था उसको कम कर दिया है, उसको फिर वापस ले लिया है। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, मतलब आज का दिन में त्रिपुरा में घंटा बढ़ाने का और ये सारा जो छटनी करने के लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आज तक है कि 100 मजदूर से ज़्यादा है तो मालिक लोगों को सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, छटनी करना है तो कारखाना बंद करना है। लेकिन त्रिपुरा में बोल दिया कि हम इसको बढ़ाकर 300 करेंगे। असम में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन दे दिया है। और ये सा अलग अलग, मतलब मजदूर विरोधी जो बदलाव है श्रम कानून में, वो लागू करने का ये ठीक समय समझा है हमारा देश का अलग अलग राज्य सरकार और हमारा केंद्र सरकार। तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये मजदूर का वोट से तो अधिकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं, ये मालिक लोगों का। इसी समय में गुजरात का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने केंद्र सरकार को, केंद्र श्रम मंत्री को एक चिट्ठी लिखा है कि मजदूर का जो ट्रेड यूनियन है इसको 1 साल तक कम से कम उसको रोका जाए, मजदूर उसको काम करने नहीं देना चाहिए, उसको पाबंदी लगाना चाहिए कि 1 साल तक वो ट्रेड यूनियन नहीं होगा। और जो न्यूनतम वेतन है, उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन आज का दिन में सरकार इतना बहुत फिक्स कर रहे हैं कि उसको कम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, असंभव हो रहा है। इतना देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मालिक लोगों को जो आज का दिन में न्यूनतम वेतन इतना कम है, अभी मैंने बताया है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो 202 मनरेगा वर्कर्स को फिक्स किया, वही
इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, बाकी वर्कर्स को अगर जो दे सकता है वो देंगे। न्यूनतम वेतन ज़्यादा है। और उनका ये भी कहना है कि जो मजदूर चले गए अपने गांव, वो उनको 3 दिन के अंदर वापस आ जाना चाहिए। मतलब वो लोग जब मालिक लोग जब ऐलान करेंगे कि हम अपना फैक्ट्री खोलने वाले हैं, तो उस समय से 3 दिन के अंदर उनको वापस आ जाना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि आपने तो ऐसा बोल दिया कि उनको कोरोना लॉकडाउन के टाइम में भी वेतन देना पड़ेगा, तो वो लोग इसीलिए वो अपना घर में रहेंगे, वेतन लेते रहेंगे, काम में नहीं आएंगे। मतलब इतना झूठ है। उनका तो जब वो लोग गए हैं, वो लोग गए इसलिए कि यहाँ नौकरी आप उनको चटनी कर दिया, वेतन नहीं दिया, तो वेतन देने से वो लोग नहीं आएंगे। मतलब उनको जाने नहीं देंगे, या उनको यहाँ यहाँ जब है वो खाया या सोया, वो क्या किया, कोई पूछने वाला नहीं है। ना मालिक ने पूछा, ना सरकार पूछा। और अभी उनका डिमांड है कि जो चला गया अपना घर, वो 3 दिन के अंदर वापस आना चाहिए। तो ये मतलब मालिक का क्या ये है, उनका एटीट्यूड क्या है और सरकार का एटीट्यूड क्या है। सरकार किस लिए काम कर रहे हैं, ये आज का दिन में पूरा सबके सामने है नंगा, और सबको समझ में भी आ रहा है कि ये जो पूंजीवाद समाज में, ये ऐसा हमारा देश में और बहुत सारा देश में हो रहा है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, ये बहुत सारा देश में हो रहा है, जहाँ ये पूंजीवादी व्यवस्था है, जहाँ ये समाजवाद व्यवस्था, इसके पूरा उल्टा में हम देख रहे हैं कि आज का दिन में चीन है, सबसे पहले वहाँ आया था ये कोरोना, लेकिन आज वो उसको कंटेन किया। वहाँ जिसका ये कोरोना का शिकार हुए हैं, उनका संख्या कुछ 86,000 का लगभग है, और जिसका मौत हो गया वो भी 3,600 का करीब है, कुछ ज़्यादा है। लेकिन हमारा देश में वो तो पहला आया, किसी को पता नहीं था कि ये क्या वायरस है, इसका क्या क्या ये होता है, मतलब सिम्टम्स होता है, इलाज कैसा करना है, और ये सारा पता नहीं था। लेकिन वो तुरंत एक्ट किया, और वहाँ लोगों का लिए वो जो काम कर रहे हैं, इसीलिए तुरंत उसका एक्शन लिया। और पब्लिक राज्य सरकार का स्वास्थ्य सुविधा है, तो उनके लिए पूरा उसका सुविधा इस्तेमाल करते हुए नया नया हॉस्पिटल बनाया, उनको आइसोलेट किया, उनको ये सब कुछ इलाज करवा के उनको रोका है। लेकिन हमारा देश में अभी 6,000 से ज़्यादा मौत हो गई, जबकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है अलग अलग देशों का। चीन के बाद आया है हमारा देश में 2,30,000 से ज़्यादा रोगी हो गए, हमारा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, और 6,000 से ज़्यादा उसका मौत भी, लोगों का मौत हो गया है। वैसे अमेरिका है, अमेरिका में, अमेरिका तो हमारा दुनिया का सबसे बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, बहुत बड़ा ताकतवर देश है, और सबसे अमीर देश है। उनके पास टेक्नोलॉजी का कमी नहीं है, उनके पास साइंस का कमी नहीं है, सब अपना कब्जा में रखते हैं। लेकिन वहाँ स्थिति क्या है, आज पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा वहाँ लोग मर गए हैं, और वहाँ पब्लिक हॉस्पिटल्स का ये नहीं है, उनका पब्लिक सेक्टर में बहुत कम है, वो पूरा निजी हॉस्पिटल्स में वो इंश्योर, जिसका इंश्योरेंस होता है, उनका सुविधा मिलता है। अमेरिका में पब्लिक हॉस्पिटल पूरा बहुत ही कम है। तो वहाँ का जो स्टाफ है, उनको इस रोगी को कैसा डील करना है उसके बारे में शिक्षा नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और इतना ये गिर गए हैं कि अलग अलग देश को जो जाता था उसको कब्जा करके, उसको चोरी करके अपना देश में भी वो लोग ले गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक इतना बड़ा मजबूत देश अमेरिका, जो दुनिया में कहीं भी उनका सबमरीन रखता है, उनका आर्मी को भेजता है, सबका ऊपर हमला करता है, सबका साथ युद्ध में जाता है, तो ये अपना नागरिक को, अपना देश का अपना नागरिक को स्वास्थ्य का सुविधा क्यों नहीं दे पाया?
क्योंकि वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मुनाफा के लिए है, वो लोगों के लिए नहीं है। जबकि चीन में जो है वहाँ समाजवाद है, तो वो लोगों के लिए, पीपल फर्स्ट है, पहला लोगों का सुविधा। तो ये लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का शिक्षा, लोगों का संरक्षण ये है। तो इसीलिए वैसे ही वियतनाम में, चीन का बगल में ही है, लेकिन वियतनाम में एक भी मौत नहीं हुआ कोरोना के वजह से, वो भी उसको रोक पाए हैं। क्यूबा है, बहुत छोटा देश है, हाँ, कितना साल से अमेरिका उसको आइसोलेट करके रखा है, उनका ऊपर ये सारा पाबंदी लगाया है, लेकिन वहाँ आज वो उनको कोरोना को कंट्रोल किया और अपना डॉक्टर्स को अलग अलग देश को भी भेज रहे हैं। और अमेरिका क्या कर रहे हैं, जब क्यूबा का डॉक्टर्स ईरान जाने के लिए तैयार है, उनका ज़रूरत है, ईरान में भी एक समय में बहुत बड़ा कोरोना का ये फैल गया था, तो उसको रोकने का कोशिश किया है कि आप ईरान नहीं जा सकते। तो ये सोशल एक समाजवाद समाज का और ये पूंजीवाद समाज का, जहाँ मुनाफा ही ड्राइविंग फोर्स है, ये दोनों का बीच क्या फ़र्क है, ये भी पूरा दुनिया के सामने ये कोरोना लॉकडाउन के टाइम में पूरा साफ आ गया है। तो हमारा देश में भी अभी हम प्रवासी मजदूर को सिर्फ उनका हम ये बोलेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे कि ये इतना बीमार है, इतना गरीब है, इनका कुछ भी नहीं है, वो तो करना है। आज भी हम डिमांड कर रहे हैं, उनका पास पैसा होना चाहिए, 7,500 देना चाहिए, उनको रेशन देना चाहिए, स्वास्थ्य का सुविधा देना चाहिए, वो सारा। लेकिन इसके साथ साथ हमको समझना है इसका कारण क्या है। इसका कारण जो पैसे मैंने बताया कि पहले से था, हमारा देश और पूरा विश्व में जो संकट था, पूंजीवादी समाज का संकट था, वो पूंजीवादी समाज का जो संकट है वो इस ढांचे के अंदर उसको सुलझना उनके लिए संभव नहीं है। तो मतलब इसी ढांचे के अंदर लोगों का राहत पहुंचाना संभव नहीं है। हमारा देश में भी आप देखो कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज सरकार ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि 20 लाख करोड़ का हम कुछ पैकेज देंगे, और उसके बाद हमारा वित्त मंत्री आके 5 दिन लगातार ऐलान किया। लेकिन उसमें इन मजदूरों के लिए क्या है, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, या किसान के लिए, या खेत मजदूर के लिए, या प्रवासी मजदूर के लिए, असंगठित मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअली अगर हम देखेंगे वास्तव में उस 20 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ एक्चुअली नहीं है, वो पहले पहले जो बजट में दिया था, पहले जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स के लिए जो राहत के लिए उनका रिलीफ दिया था, वो सारा इसमें इकट्ठा कर दिया। आरबीआई का भी जो पैकेज था वो भी इसमें इकट्ठा कर दिया। तो अल्टीमेटली वो जो है वो 1% हमारा जीडीपी का 1% का भी वो नहीं है, जो कि सभी अलग अलग देशों का हम देखते हैं कि कहीं 5% दिया जीडीपी का, कहीं 10% दिया, लेकिन हमारा देश में 1% दिया। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि अगर वो पैसा ज़्यादा दे दिया लोगों के लिए, जो ज़्यादा खर्च कर दिया, तो फिर वो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर ऐसा करेगा तो विदेशी पूंजी जो है वो भाग जाएंगे। तो हमारा देश का जनता से भी इनका किसका मानना है कि विदेशी पूंजीपति का, विदेशी पूंजी का, जो इंटरनेशनल फाइनेंस बोलते हैं, उनका मानने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हमारा देश का लोगों को, गरीब लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो छोटा ये बचा भी है वो भी लोन है, मतलब कर्जा देने का या उसके लिए गारंटी देने का, ये बात है। लेकिन राहत देने के लिए, चाहे वो मजदूर का हो या छोटा मोटा जो व्यापारी है, हम जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनके लिए भी, उसमें भी बहुत छोटा छोटा कारखाना है जिसमें 4-5 मजदूर काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। लेकिन उनको भी कुछ राहत नहीं दिया, सिर्फ बड़ा बड़ा पूंजीपति लोगों के लिए, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स के लिए ये राहत दिया है। तो इसीलिए हमको ये समझ में आता है कि ये सरकार, ये जो नीति बदलना है, हम जब लड़ते हैं, अभी हम प्रवासी मजदूर के लिए लड़ते हैं, जिसका नौकरी गया है उनके लिए हम लड़ेंगे, जिसको वेतन नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लड़ेंगे, ये जो कानून बदलने के खिलाफ हम लड़ेंगे। और अभी इसी पैकेज में
हमारा देश का जो सरकार बोलता है कि वो सबसे ज्यादा देश प्रेमी है, देशभक्त है, और वो सरकार क्या कर रही है, बीजेपी सरकार अभी हमारा देश का सभी को बेच दिया, बेचने का निर्णय ले लिया है, सारा पब्लिक सेक्टर को, जो हमारा देश का सेल्फ रिलायंस बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, लेकिन हमारा देश का देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किया है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इस्पात में, कोयला में, बिजली में, अलग अलग इसमें, डिफेंस में, और अभी इसरो, स्पेस, सारा पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशंस को और विदेशी पूंजी को भी देने के लिए तैयार हो गया है, और उसका नाम दे दिया कि आत्मनिर्भर। ये कैसा आत्मनिर्भर किसी को समझ में ना आएगा, शायद प्रधानमंत्री जी को कुछ समझ में हो सकता है। तो ये जो है पूरा उसका उल्टा है, देश को बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर। तो ये जो नीति है इसको हमको समझना चाहिए। जब हम रोजाना समस्याओं का ऊपर लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, ये क्यों उनको दे रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, और इस नीति के पीछे क्या राजनीति है, ये भी हमको समझना जरूरी है। कांग्रेस भी वही बात बोलता है, जब अपोजिशन में है वो अलग बात बोलते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं वो अलग काम करते हैं। पार्लियामेंट में जब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस का जो एमपी है बहुत बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जब वोट करने का समय आता है दोनों मिलके वोट करते हैं मजदूर के खिलाफ। जब कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी का लीडर वही बात करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जब वोट करने का समय आता है दोनों मिलके वोट करते हैं। अभी हमने देखा कोड ऑन वेजेस का जो कानून आया था, उस समय राज्यसभा में आया था, हमारा जो एमपी कुछ उसका अमेंडमेंट्स दिया और उसको वोटिंग करने के लिए डिमांड किया, तो कितना वोट आया, 8 वोट आए। जो वामपंथी लोग हैं वो उन्होंने वोट दिया, उनके साथ जो डीएमके का एक नेता है, मजदूर नेता है, हमारा जो सांझा प्लेटफॉर्म है उसमें है, वो भी राज्यसभा का एमपी है, उसका उन्होंने भी उसका विरोध किया है, और एक एमपी उसका विरोध किया है। तो ये कांग्रेस कुछ विरोध नहीं किया, ना बाकी जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टी, वो भी विरोध नहीं किया, वो पारित कर दिया है। तो ये हमको समझना जरूरी है कि इसके पीछे, ये नीति के पीछे क्या राजनीति है, और कौन मजदूर का मित्र है, दोस्त है, कौन मजदूर का दुश्मन है, कौन सा नीति मजदूर के लिए है, कौन सा नीति मजदूर के खिलाफ है, कौन मजदूर का जो लिए जो नीति है उसका समर्थन करने वाले कौन है, और मजदूर विरोधी नीति का समर्थन करने वाले कौन है। तो ये भी अगर हम समझकर हम काम करेंगे, हमारा संघर्ष को उस दिशा में लेके जाएंगे कि हमारा जो स्वार्थ में जो नीति होता है वो नीति लागू करवाने के लिए, अभी जो नीति है उसको खत्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सीआईटीयू ने आज बोलता है, सीआईटीयू का 16वां जो सम्मेलन हुआ वहाँ भी हमने ये बताया है कि हमारा एकता को और भी मजबूत करना चाहिए। मजदूर, किसान, खेत मजदूर जो हमारा देश का संपदा को पैदा करते हैं, हमारा देश का दौलत को पैदा करते हैं, वो सारा इकट्ठा हो जाएंगे तो हमको कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं सकता है, हमको कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन ये एकता को तोड़ने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए, हमारा संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए अलग अलग ताकतें हैं, बीजेपी है, आरएसएस है, और भी अलग अलग जो धर्म के नाम पर काम करने वाले हैं, जात के नाम पर काम करने वाले हैं, जो नीति के बारे में नहीं बोलते हैं। तो इनके खिलाफ हमको सारा इकट्ठा करने का कोशिश करना है और मजदूर को इस चेतना दिलाने का कोशिश करना है, और हमारा जो संघर्ष है उसको और भी ऊंचा स्तर में लेके जाना है। डिफायंस, इसको प्रतिरोध करना है, सिर्फ मांगना नहीं है कि हमको ये दो, ये मत करो, वो मत करो, या ये करो, ये करो। हमको बोलना है कि हम ये करने नहीं देंगे, हम इस श्रम कानून में जो बदलाव लाया है उसको लागू करने हम नहीं देंगे। पब्लिक सेक्टर को आप जो निजीकरण करना चाह रहे हैं इसको करने नहीं देंगे, और हम देखेंगे आप कैसा करोगे। हम सब इकट्ठा हो जाएंगे तो कोई ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए, मतलब इसको रोकने के लिए ही ये सारा अलग अलग
साजिश वो लोग कर रहे हैं, इसके प्रति हमको होशियार रहना चाहिए, सचेतन रहना चाहिए और हमारा एकता को बढ़ाते हुए संघर्ष को ऊपर स्तर में डिफेंस के स्तर को लेके जाना जरूरी है। तो इसीलिए सीआईटीयू और बाकी जो साझा श्रम संगठन का मंच है, वहाँ से अभी 3 तारीख को मीटिंग हुआ था। तो वहाँ से हमने निर्णय लिया कि आने वाले 3 तारीख को हम सब मिलके, जैसे 22 मई को बनाया था वैसे ही एक पूरा देश में एक विरोध दिवस मनाएंगे। और 22 तारीख को हम कुछ जगह में जहाँ काम करने का जगह है वहाँ बाहर आया, कहीं यूनियन ऑफिस के पास किया, कहीं वर्क प्लेस के फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, वहाँ किया, और जहाँ बाहर नहीं आ पाए हैं अपना अपना घर से किया। इस बार जो है हमको और भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, सड़क पर जितना भी संभव हो वो दूर रखते हुए, शारीरिक दूर रखते हुए, जो कोरोना का रोकने के लिए अपना स्वास्थ्य को, अपना दोस्तों का, अपना साथियों का, पूरा जनता का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका रक्षा करने के लिए कोशिश करते हुए हमको करना है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। तो वह कैसा करना है इसके बारे में हम नीचे स्तर तक अगर हम ये मैसेज लेके जा पाएंगे, हमारा जमीनी स्तर पर कारखाना में, आंगनवाड़ी केंद्र में, स्कूल्स में या पीएचसी के लेवल पे, जहाँ अलग अलग गाँव में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, भट्टा मजदूर के पास, फैक्ट्री के पास, सभी जगह में मजदूर के पास अगर हम ये मैसेज लेके जा पाएंगे तो जरूर वो लोग काम करने के लिए तैयार है, इसमें संघर्ष में आने के लिए तैयार है। हमने देखा 22 तारीख को महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है वहाँ 22 फैक्ट्रियों में 2 घंटे का हड़ताल हो गया है इसके खिलाफ। तो मजदूर तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है कि पूरा नहीं है, लेकिन इसीलिए हमको भी धीरे धीरे आगे जाना है, उनको तैयार करना है, उनको समझाना है। और जब भी इस लॉकडाउन का ये हो जाएगा, अनलॉकडाउन हो जाएगा और बाहर आने की स्थिति में होंगे, तब पूरा हमारा ताकत को इकट्ठा करके बाहर आके इसको प्रतिरोध करना है। तो ये मजदूर संगठन का माध्यम से, मजदूर संगठनों का माध्यम से हम करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा किसान है, अभी जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया है उसमें पूरा खेती को, ऐसे ही तो खेती संकट में है, अभी उसको पूरा खत्म करने का, कॉरपोरेट फार्मिंग को उसमें लागू करने का, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज है उसको बंद करने का ये किया है, न्यूनतम जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ख़त्म करने का, ये सारा जो कर रहे हैं वो हमारा खेती को, छोटा किसान, खेत मजदूर को भी पूरा ख़त्म करने का रास्ता में चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा संकट है हमारा सामने, तो इसको भी हमको रोकना ज़रूरत है। तो इसीलिए किसान भी बाहर आ रहे हैं, तो किसान को भी साथ लेकर, खेत मजदूर को भी साथ लेकर ग्रामीण स्तर पर एक और मजदूर फैक्ट्रियों में, ऑफिसेस में लड़ेगा, और इसके साथ साथ किसान, खेत मजदूर और ग्रामीण इलाका में हमारा जो मजदूर है, हमारा आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, भट्टा मजदूर, भवन निर्माण, पंचायत, ग्रामीण चौकीदार वगैरह वगैरह, हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर इस नीति को हम रोक पाएंगे, इसको पूरा पीछे हटा पाएंगे और इसका एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज भी हम आगे ले पाएंगे। तो ये पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताना है, और इसका जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज जो है उसके बारे में भी हमको बताना है, लोगों को सचेतन, यही काम है हमारा। तो ये हमारा लॉकडाउन के टाइम में हो सकता है पूरा शारीरिक तौर पे बाहर जाना इतना संभव, कुछ कमियां है, कुछ लिमिटेशंस है, सीमा है, लेकिन हमारा मानसिक जो चेतना है, मानसिक काम है, उसको हम बढ़ाते हुए हमारा कैडर, हमारा ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक, हमारा कार्यकर्ता, हमारा सदस्य, हम मानसिक तौर पर सक्रिय रहेंगे, सोचेंगे कि ये कैसा लेके जाना है, हमारा अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हम बाहर निकालेंगे एक लक्ष्य के साथ कि ये नीति को हराना है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करूंगी कि राजस्थान में हमारा सीआईटीयू, हमारा मजदूर और सभी लोग, मेहनतकश लोग सभी इस समझ के साथ इस संघर्ष को तेज करेंगे, और सरकार को ये चेतावनी हम देंगे
कि ये जो नीति आप लागू कर रहे हैं, हम इसको करने नहीं देंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद देती हूँ और मैं बात खत्म करती हूँ।